नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी मुलाजिमीन के PRC यानी पे रिवीजन कमीशन के तातुल ख़त्म करते हुए रास्त PRC का ऐलान करने के ख़वी इम्कान हैं। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में मुलाजिमीन तंजीमों की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात का सिलसिला जारी है। सरकारी इत्तला के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 33% फिटमेंट का हुकूमत ऐलान कर सकती है। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस की जानिब से मंजूरी देने की इत्तला है। इस तजवीज़ को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सामने पेश किया जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद उसका ऐलान किया जाएगा। महकमा फाइनेंस के मुताबिक इसका इतलाक़ नए मालियाती साल यानी अप्रैल 2021 से होगा। वाज़ेह है कि मुलाजिमीन ने 63% फिटमेंट का मुतालबा किया था, लेकिन मुलाजिमीन 30% फिटमेंट के लिए पुरुम्मीद हैं। PRC कमीशन की दूसरी मियाद भी ख़त्म होने वाली है और उनकी रिपोर्ट के फौरी बाद इस सिलसिले में इजलास तलब करते हुए दिसंबर के अवाखिर में PRC का ऐलान करते हुए हुकूमत मुलाजिमीन को नए साल का तोहफा दे सकती है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर का इंतखाब 11 फरवरी को होगा। मेयर के इंतखाब को लेकर मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ सामने आ रही हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क़वायद के मुताबिक 10 फरवरी को मुंतखब होने वाले कॉरपोरेटर्स का गेज़ेट जारी किया जाएगा। उसके एक महीने के बाद नए कॉरपोरेटर्स का इजलास तलब किया जाएगा। 10 फरवरी को मौजूदा बल्दिया की मियाद ख़त्म होने के दूसरे दिन नए कॉरपोरेटर्स का इजलास मुनक़िद करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस इजलास के बाद नए कॉरपोरेटर्स की बॉडी की मियाद का आगाज़ होगा, जो अगले 5 साल तक रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वजाहत कर दी है कि मियाद से 3 माह कबल इंतखाबात करवाने की गुंजाइश रखी गई है और उसी के मुताबिक ही इंतखाबात मुनक़िद किए गए हैं। रियासती हाई कोर्ट ने गवर्नर कोटे के तहत मुंतखब कानून साज काउंसिल के 3 अरकान की तकर्रुरी को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त दाखिल हुई। धनपाल गोपाल नामी एक शख्स ने हाई कोर्ट में 3 अरकान काउंसिल जी वेंकन्ना, दयानंद और बसवराज सारैया की तकर्रुरी को चैलेंज किया है। हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए रियासती हुकूमत के साथ मज़कूरा 3 अरकान काउंसिल को अंदरूनी 4 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। दरख्वास्त गुजार ने शिकायत की कि गवर्नर कोटे के तहत तकर्रुर करदा काउंसिल के अरकान का इंतखाब गैर कानूनी है और ये दस्तूर के खिलाफ भी है। हुकूमत ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मज़कूरा 3 नामों की गवर्नर को सिफारिश की, जिसे गवर्नर ने मंजूरी दे दी। वरंगल के MGM हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की किल्लत से एक शीरख्वार की मौत हो गई। बताया गया है कि सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनू नामी शख्स के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे खम्मम हॉस्पिटल से रुजू करने के बाद डॉक्टरों के मशवरे पर वेंटिलेटर के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम MGM हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की किल्लत की वजह से शीरख्वार की मौत हो गई। शीरख्वार के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल में एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर वेंटिलेटर्स की सहूलत फराहम करते हुए छोटे बच्चों की अमवात को रोकने की कोशिश करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,85,02,108 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 17,26,947 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,99,066 हो गया, जबकि 1,46,444 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,82,982 हो गई है और 1,522 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 635 नए मामले सामने आए और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 6,627 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सिलसिले में अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। अवाम को हिम्मत के साथ चौकस रहने का उन्होंने मशवरा दिया। ईटला राजेंद्र ने कहा कि दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफरीन का एयरपोर्ट में ही टेस्ट किया जा रहा है और उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, इसीलिए अवाम को सर्दी से महफूज रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत हाल से निपटने हुकूमत पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि नए वायरस से निपटने के लिए महकमे सेहत को मुकम्मल तौर पर चौकस कर दिया गया है। कोरोना
हॉस्पिटल्स में खुसूसी वार्ड और एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। तमाम अजला के सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जायद वार्ड्स कायम किए गए हैं। बरतानिया से आने वाले मुसाफिरीन का मायना करते हुए उन्हें खुसूसी आइसोलेशन में रखा जा रहा है। కరోనా ప్రపంచ ప్రజలకి ఒక సవాలుగా మారింది. మన దేశంలో కరోనా వచ్చిన తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాలలో వందల సంఖ్యలో ప్రజలు చనిపోయినప్పటికీ కూడా గుండె ధైర్యంతో అందరూ కూడా దీన్ని ఎదుర్కొని మరణాలను తగ్గించుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రపంచంలో బ్రిటన్ లాంటి దేశంలో ఇతర దేశాల్లో సెకండ్ వేవ్ వచ్చి వణికిస్తున్నా, ప్రజలు చనిపోతున్నా, లాక్డౌన్ ప్రకటిస్తున్నా కూడా మన దేశంలో మరి ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం అట్లాంటి సెకండ్ వేవ్ ఇప్పటివరకు లేదు. కానీ చల్లటి వాతావరణం ఉన్న దగ్గర ఈ కరోనా పెరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి జనవరి 15 సంక్రాంతికి సంకలు లేపని చలి ఉంటుందని చెప్పి నానుడు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకా చలి పొంచి ఉంది, ఆ చలితో పాటు కరోనా పొంచి ఉంది. కాబట్టి ప్రజలు కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని వైద్యశాలలలో, అన్ని హాస్పిటళ్ళల్లో ప్రజలకు ఏమాత్రం ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా టెస్టులు నిర్వహించి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి బతికించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ప్రజలు కూడా కేర్ తీసుకొని దీని నుంచి దూరంగా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ, దీనికోసం అంత భయపడవలసిన అక్కర్లేదని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెకండ్ వేవ్కు ఆస్కారం ఉండకపోవచ్చని, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సకాలంలోనే వ్యాక్సిన్ వచ్చి ఆ వ్యాక్సిన్ అన్ని వర్గాల పేదలకు కరోనా ప్రపంచ ప్రజలకి ఒక रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत का मकसद जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करना है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के अहदेदारों के साथ एक आला सतही जायज़ा इजलास उन्होंने मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर 1962 टोल फ्री नंबर के साथ मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के ज़रिए जानवरों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात पर जायज़ा लिया। सेक्रेटरी बराए महकमे एनिमल हस्बेंड्री अनीता राजेंद्र, डायरेक्टर लक्ष्मा रेड्डी और एडिशनल डायरेक्टर रामचंद्र ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक साल 2017 में हर एक हलके में एक मोबाइल वेटनरी क्लिनिक का आगाज़ किया गया। फिलहाल 100 ऐसे क्लिनिक काम कर रहे हैं। हर गाड़ी में एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ और एक असिस्टेंट होगा। इस पर माहाना 2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हुकूमत मवेशियों को बेहतरीन खिदमात की फराहमी के मकसद से रकम खर्च करने के लिए पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने जीवीके के नुमाइंदों, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स के ऑपरेटर्स को हिदायत दी कि वो डिस्ट्रिक्ट वेटनरीज के साथ तालमेल से काम करके मवेशियों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए सख्त मेहनत करें। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि रियासत भर में अब तक 9,18,664 किसानों से अक़ल तरीन कीमतों को अदा करते हुए 11,000 करोड़ मालियत के 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। उन्होंने कहा कि रियासत भर में जो धान की खरीदी की गई उसमें 14,81,000 मीट्रिक टन बारीक धान और 25,25,000 मीट्रिक मोटा धान शामिल है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर में धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए गए और किसानों से उनके गांव पहुंचकर धान की खरीदी की गई। मुल्क के किसी भी रियासत में कोरोना की वबा के दौरान इतनी बड़ी मिकदार में धान या दीगर अजनास की खरीदी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 6,441 खरीदारी के मराकज़ कायम किए गए थे। तकरीबन 15 करोड़ थैलियों की भी खरीदी की गई। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि धान की खरीदी के 3 से 4 दिन के अंदर किसानों को उनके बैंक अकाउंट में रास्त तौर पर रकम मुंतकिल की जा रही है। किसानों के लिए टोल फ्री नंबर भी शुरू किया गया जिसके ज़रिए वो अपनी मुश्किलात और मसाइल से वाकिफ़ करवा सकते हैं। धान की खरीदी के मराकज़ पर हुजूम को जमा होने से रोकने के लिए टोकन सिस्टम को मुतारिफ़ किया गया था। उन्होंने कहा कि ट्रेडर्स और दीगर खानगी अफराद ने भी अक़ल तरीन कीमतों से ज़ायद कीमत अदा करते हुए 25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। रियासत में मज़ीद 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जानी बाकी है। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक मज़ीद 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने सिविल सप्लाईज मुकम्मल तौर पर तैयार है।
रुकने कानून साज काउंसिल की कविता ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो गल्फ में काम करने वाले हिंदुस्तानी वर्कर्स की तनख्वाहों पर किए गए फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार करे। गल्फ के वर्कर्स की तनख्वाहों में 30 से 40% तनख्वाहों में कमी का फैसला अफसोसनाक है। कविता ने कहा कि गल्फ में काम करने वाले करीब 90 लाख वर्कर्स पर भारी नुकसान होगा। हुकूमत के नए जियो के ज़रिए गल्फ में काम करने वाले अफराद को वहाँ की कंपनियाँ उन्हें मुलाजिमत से हटाकर नए अफराद को कम तनख्वाहों पर लेगी। ये साबित हो चुका है कि बीजेपी हुकूमत वर्कर्स की फलाह बहबूद की मुखालिफ है। मरकज़ सिर्फ कॉरपोरेट इदारों के लिए ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ फौरी नए जियो को मनसूख करे। In September in COVID time, but it has only just come out right now. The issue is that the minimum support wage of these migrant laborers has been slashed by at least 40%, which is going to very deeply hurt the laborers. This is a very regressive policy. This has to be immediately taken off. All these 90 lakh labor who are working in the Gulf countries, as it is, are facing a crisis. They do not have a job security. And with this new laws, the jobs of these people are in grave danger, because the companies and the corporates there in Dubai or in Gulf countries, they want to hire better people for a lower price. So in these situations, I strongly demand the central government that they absolutely should withdraw this regressive policy, and they should immediately either enhance or at least stabilize the minimum support. When anybody from India is going abroad, our government does not provide any kind of legal protection to them. They do not provide any kind of embassy support. The support is very, very minimal, even compared to small countries like Philippines, who give great support in these Gulf countries. We have seen our labor suffer. We have seen our women who go there suffer. So this is high time that the country realizes, that the central government realizes, and come to their senses and kindly withdraw this regressive policy, because 17 lakh Telangana workers are currently suffering in Gulf countries. We sincerely urge वेटरनरी डॉक्टर्स के तखर्रुरात महकमे जाती तौर पर करने का मुतालबा करते हुए आज नुमाइंदगी की गई। रियासती चीफ सेक्रेटरी से तेलंगाना वेटनरी ग्रेजुएट एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने BRK भवन में मुलाकात की। एसोसिएशन के सदर के श्रीधर और उनके साथियों ने महकमे एनिमल हस्बेंड्री में मखलूआ वेटनरी डॉक्टर्स पोस्ट को महकमे जाती तौर पर तखर्रुरात करने का मुतालबा किया, जिस पर सोमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत भी उसी सिमत में काम कर रही है और इस सिलसिले में वज़ीर आला से बातचीत जारी है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ శాఖల్లో ఉన్న 50,000 ఖాళీల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రకటించడం నిజంగా ఇదొక అభినందనీయం। ఈ నిర్ణయాన్ని మేమందరం తెలంగాణ వెటర్నరీ గ్రాడ్యుయేట్ అసోసియేషన్ స్వాగతిస్తూనే విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లోని ఖాళీలను టీఎస్పీసీ ద్వారా కాకుండా శాఖపరంగా భర్తీ చేసి ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నట్టు తెలవడం నిజంగా కూడా మేము దాన్ని స్వాగతిస్తూ అభినందిస్తున్నాం। ఇదే విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారిని కూడా కలవడం జరిగింది। సార్ కూడా మాకు సానుకూలంగా స్పందించారు। ఒకటే చెప్తున్నాం, తెలంగాణ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన ప్రతి వెటర్నరీ గ్రాడ్యుయేట్ కూడా ఇప్పటికే అన్ని శాఖల్లోని మా శాఖల్లోని భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించాం। మా వెటర్నరీ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రతి ఒక్క వెటర్నరీ గ్రాడ్యుయేట్ కూడా టీఎస్పీసీ ద్వారా కాకుండా డిఎస్సి ద్వారా వచ్చే ఉద్యోగాల కోసం ప్రభుత్వం ఒక సానుకూల దృక్పథంతో మాకు నిర్ణయం తీసుకున్న వేళ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన ప్రతి ఒక్క గ్రాడ్యుయేట్ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వైపు ఉంటారు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏ నిర్ణయాల వైపు కూడా ఉంటారని చెప్పేసి మరొకసారి తెలియజేస్తూ తెలంగాణ వెటర్నరీ గ్రాడ్యుయేట్స్ అసోసియేషన్ ద్వారా ఇప్పటికే దాదాపు 1500 మందిని మేము ఎన్రోల్ చేశాము గ్రాడ్యుయేట్స్ని। మిగతా వాళ్ళని కూడా మేము గ్రాడ్యుయేట్స్గా ఎన్రోల్ చేస్తూ రేపు రాబోయే ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో ఎవరైతే మాకు ప్రభుత్వ పరంగా మాకు అనుకూలంగా ఉంటారో వారి వైపు మా ఓటు ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా ప్రభుత్వానికి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాం। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा है कि रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मखलूआ वाइस चांसलर्स की जायदादों का अनखरीब तकर्रुर किया जाएगा। टूरिज्म प्लाजा में एक्सेल इंडिया और काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम हायर एजुकेशन पोस्ट को भी डेरा के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात को अंदरूने 1 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में 1061 टीचिंग फैकल्टी के तकर्रुरात के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीचिंग फैकल्टी की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था,
लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से उस अमल में रुकावटें हायल हुई हैं। ताहम कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए कानून साजी की जाएगी और उसके फौरी बाद तकर्रुरात के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। विनोद कुमार ने हुकूमत को मशवरा दिया कि मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात के अमल को बैक वक्त अंजाम देने से हर एक को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हालिया दिनों बिहार में इसी तरह की हिकमत अमली को अपनाया गया था। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के सदर नशीन प्रोफेसर पापी रेड्डी की सदारत में सेमिनार का एहतमाम किया गया था, जिसमें स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीनिवास गुप्ता, कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल, सतवाहना यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर चिरंजीवी, काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर वेंकट रमना और दूसरे मौजूद थे। महकमे बल्दी नज़्म नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व कमिश्नर इत्तलात और ताल्लुकात आमा अरविंद कुमार ने कहा है कि अवामी बहबूद की स्कीमात के अमल आवरी में तेलंगाना रियासत मुल्क भर के लिए मिसाली रियासत बन गई है। नई दिल्ली की तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ रियासतों की कारकर्दगी और फलाही स्कीमा से मुतालिक एक वर्चुअल वर्कशॉप मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना से अरविंद कुमार ने हैदराबाद में अपने दफ्तर से रियासत की कामयाबियों को पेश किया। उन्होंने बताया कि मुल्क की 29वीं रियासत की हैसियत से वजूद में आने वाली तेलंगाना ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान कई शोबों में नुमाया मुजाहरा करते हुए तारीख रकम की है। इस वर्चुअल वर्कशॉप में मुख्तलिफ रियासतों के महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के ओहदेदार और माहिरीन भी मौजूद थे। अरविंद कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद तेलंगाना में फलाही स्कीमात की अमलावरी जूं का तूं जारी है। इसके अलावा हुकूमत ने कोरोना की वबा से निपटने के लिए काफ़ी इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अमल की जाने वाली फलाही स्कीमात को कामयाब बनाने और उसे आवाम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट पर भी आयद होती है। रियासत में महकमे की जानिब से हुकूमत के हर प्रोग्राम को आवाम तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने आज गांधी भवन में क्रिसमस तकरीबात में हिस्सा लिया। इस मौके पर वर्किंग प्रेसिडेंट कुसुम कुमार, एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार और दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी मेरी क्रिसमस। మేము హ్యాపీ క్రిస్మస్ సార్. క్రీస్తు జన్మదిన శుభాకాంక్షల్ని కుసుమ్ కుమార్ గారు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్ఎస్ఎల్ ఆధ్వర్యంలో క్రిస్మస్ हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि सदर पीसीसी का ओहदा हकीकी कांग्रेसी को ही दिया जाए, वरना पार्टी में फूट पड़ जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सोनिया गांधी को मकतूब रवाना करते हुए उन्होंने तमाम बातों से वाकिफ करवाया है। बात चल रही, इसमें मैं सोनिया गांधी को भी लेटर लिखा हूं, मानिक ठाकुर को बताऊं और बोसराज को भी बताऊं और ऊपर से श्रीनिवास कृष्णन को भी बताऊं। इस वजह से जो दूसरे पार्टी से आएंगे, विजय शांति को आप स्टार अट्रैक्शन, स्टार लीडर बोले, उन्होंने भी चले गए। इससे पहले 12 लोग भी चले गए। तो इस वजह से ओरिजिनल कांग्रेस को देना चाहिए और सोनिया गांधी को मैं मुबारकबाद इस वजह देता हूं, जो लोग 23 लोग लेटर लिखे, ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होना, लीडर आगे बढ़ना, जब तक लीडर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कांग्रेस नहीं होता। उसके ऊपर लेटर के बाद कमलनाथ इनिशिएट लेके सोनिया गांधी को बुलाए, सोनिया गांधी बराबर उनको बुला के बातचीत करे। उसके बाद महाराष्ट्र में एक लीडर राहुल गांधी भी ये बोले कि भाई नहीं, कांग्रेस लीडर क्यों बोले तो मैं बराबर काम करने को तैयार हूं। एक शुभ सूचना है। बाद में सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे को लेटर लिखी, SC STों को काम देना चाहिए,
कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं लेटर लिखा। जो इंदिरा गांधी का सोच है वही सोनिया गांधी का सोच है। इस वजह से मेजॉरिटी पॉपुलेशन 54% ओबीसी है, 23% SC/ST है, 17% माइनॉरिटी है। ये सब मिलाए तो 87-88% होता, ओबीसी को देना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ, मैं भी पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं है तो किसी को ही दो, मगर ओबीसी को दो नहीं, ओरिजिनल कांग्रेस को देना चाहिए। सब लोग अब तक हवाबाजी करे, सोशल मीडिया में लीडर बोले, मगर जो दुब्बा के इलेक्शन में और ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन में स्ट्रॉन्ग लीडरों का क्या हालत हुआ आप खुद देखे। मैं ज्यादा नहीं बोलता उनके बारे में, सब चीज लिखा, कौन क्या था, पार्टी में आने से पहले उनका हालत क्या था, पार्टी में आने के बाद क्या करे, ये सब चीज हर चीज बताए। मेरे को बराबर उम्मीद है, हमारा सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज सोनिया गांधी तक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। सेकुलर आदमी बनना चाहिए, सेकुलर ओरिजिनल कांग्रेस बनाना चाहिए। यही लेटर मैं सोनिया गांधी को लिखा हूं और मानिक ठाकुर को सब चीज बताए, कौन क्या बोला, कौन क्या करा, हर चीज लेटर में लिखा। अब इससे ज्यादा नहीं बोलता, मगर बराबर ओरिजिनल कांग्रेस देंगे, कांग्रेस बसता, नहीं तो कांग्रेस में फूट आएगा, ये मेरा डर है। बराबर किसी को दे, ओरिजिनल कांग्रेस को देना चाहिए। प्रेसिडेंट की बात चल रही, इसमें मैं सोनिया बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने गांव कुशी पर अपना रद्द-ए-अमल देने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए संजय कुमार ने कहा कि रियासत में गायों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने में हुकूमत बिलखुसूस पुलिस नाकाम हो गई है। चंद पुलिस ओहदेदार अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए चीफ मिनिस्टर KCR के कठपुतली बने हुए हैं। उन्होंने वाजे किया कि बीजेपी पुलिस निज़ाम के खिलाफ नहीं है, सिर्फ चंद पुलिस ओहदेदारों की कारकर्दगी से नाराज़ है जो हुकूमत को खुश करने और चीफ मिनिस्टर से शाबाशी लेने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाँव कुशी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए हैं उस पर रियासत में भी सख्ती के साथ अमल करने की ज़रूरत है। बंडी संजय ने कहा कि गाय हिंदुओं की देवी है और गाँव कुशी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पार्टी के रुकन असेंबली राजा सिंह की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि राजा सिंह वो काम कर रहे हैं जो पुलिस को करना है। उन्होंने गाँव कुशी और गायों की गैर कानूनी मुंतकिली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले बीजेपी कायदीन और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर यज्ञम और दूसरी पूजा करते हैं, ऐसे में वो गाँव कुशी पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं। इस मौके पर बंडी संजय ने GHMC की नई गवर्निंग बॉडी को फौरी तश्कील देने का मुतालबा किया। उन्होंने वाजे किया कि बीजेपी को मेयर के ओहदे पर फायज होने की ताकत नहीं है और ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी अपोजिशन का रोल अदा करने तैयार है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शदीद सर्दी की लपेट में हैं। आंध्र प्रदेश के ज़िले विशाखापट्टनम के चिंतापल्ली में दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विशाखा एजेंसी इलाके में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में कबायलियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। विशाखापट्टनम के महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 4 दिनों के दौरान ज़िले में ऐसी ही सूरत हाल के बरकरार रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि इम्कान है कि रायलसीमा के कड़पा, करनूल, अनंतपुर अजला में दर्जे हरारत 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जाएगा, जबकि विशाखा एजेंसी इलाके में दर्जे हरारत 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के दर्ज होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मिनी मालूरू में 7, अराकुवादी में 10.4, नंदीगामा में 12.2, विशाखापट्टनम में 13.8 और कलिंगापट्टनम और अमरावती में 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेंदुओं की आबादी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में उनकी आबादी 334 और आंध्र प्रदेश में 492 रिकॉर्ड की गई है। हिंदुस्तान में तेंदुओं की मौकूफ की रिपोर्ट में वजारत माहौलियात ने कहा कि मुल्क भर में जानवरों की तादाद
यानी तेंदुओं की तादाद 12,852 है। मध्य प्रदेश इस जानवर की तादाद के लिहाज से मुल्क में सरे फहरिस्त है, जहां 3,421 तेंदुए हैं, जबकि कर्नाटक को 1,783 के साथ दूसरा और महाराष्ट्र को 1,690 के साथ तीसरा मुकाम हासिल हुआ। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र को इस सिलसिले में मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा चारशंबे की सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस कार में मेडिसिन का तालिब इल्म प्रणीत अपनी एक दोस्त के साथ बैरमलगुड़ा से वापस हो रहा था। प्रणीत और उस लड़की ने माधापुर में पार्टी में शिरकत की और उसके बाद घर वापस हो रहे थे कि हादसा पेश आया। हादसे के साथ ही कार के बैलून खुल गए, जिसके नतीजे में ये दोनों शदीद जख्मी होने से महफूज रहे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इन दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि हालत नशा में गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने कार चलाने वाले नौजवान का मायना किया ताकि ये पता चलाया जा सके कि आया उसने हादसे के वक्त शराब पी रखी थी। पुलिस ने कार को सड़क से हटा दिया। అది కొట్టి తెచ్చినా మళ్ళీ ఏం కాలేమో బాగా घर वालों को मोहब्बत की इत्तला पर घर से फरार आशिक और माशूका ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में पेश आया। ज़िले के गुरला मंडल के राजा तांडा ग्राम पंचायत के हुदूद के ज़रई बौली में उनकी लाशें पाई गई। ज़िले खम्मम का प्रशांत नामी नौजवान डिग्री में ज़ेरे तालीम एक 21 साला लड़की से मोहब्बत करता था। उनकी मोहब्बत के बारे में उनके घर वालों को मालूम होने पर ये दोनों घर से भाग गए थे। बाद अज़ां ज़रई बौली में उनकी लाशें पाई गईं। किसानों ने सबसे पहले उन लाशों को पानी में तैरता हुआ पाया और मकामी अफराद को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद मकामी अफराद वहां पहुंचे और पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वाक़े की इत्तला के आम होने के साथ ही मकामी अफराद और उनके रिश्तेदारों की बड़ी तादाद बौली के करीब जमा हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के आडंकी नारकटपल्ली रोड पर चलती लारी में आग लग गई। राजस्थान की ये लारी कपास के लोड के साथ आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर से महाराष्ट्र जा रही थी कि चारशंबे की सुबह की अवलीन सातों में उसका टायर पंक्चर हो गया, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया और उसमें रखे कपास के लोड को आग लग गई। देखते ही देखते उसके ड्राइवर और क्लीनर नीचे कूद गए और अपनी जान बचाई। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को चौकस किया, जिसके साथ ही फायर ब्रिगेड्स के एहलकार वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। इस वाक़े के साथ ही इस रूट पर गुजरने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। నుంచి మహారాష్ట్రకు పత్తి బేల్స్తో సుమారుగా 120 పత్తి బేల్స్ వెళ్తుంది. మన మాడలపల్లి పరిసర ప్రాంతాలు రాగానే లారీ టైర్ వగలడం, దాంట్లో నుంచి స్పార్క్స్ రావడం, ఆ స్పార్క్స్ నుంచి
బెయిల్స్ కనుక్కొని బెయిల్స్ రావడం జరిగింది. మాకు సుమారు 3:30 గంటల సమయంలో తెల్లవారుజామున సమాచారం అందించారు. నల్గొండ నుంచి ఒక వెహికల్ नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।